पहला सवाल मेरा यही है कि क्योंकि हम बिहार की धरती पर हैं, तो बिहार से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, और जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, वो लगातार ये कहते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तीसरी बार तो आरक्षण खत्म कर देंगे। जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तब भी यही कहा गया, 2024 में भी यही कहा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कभी इस देश के मीडिया ने इस प्रकार से जो कहते हैं उनको 10 सवाल पूछे हैं क्या कि तुम लाए कहां से, किस आधार पर कह रहे हो? हम तो अटल जी के समय भी सरकार चलाते थे, हमारे समय भी सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसी एक घटना है क्या जिसके आधार पर कहते हो? लेकिन कठिनाई क्या है कि वो कुछ लोग हैं जो कुछ कूड़ा कचरा फेंकते हैं और उठा करके ले आके आप हमारे पास आते हो, फिर आप हमें कहते हो गुलदस्ता बनाओ। अब ये तो हमारे साथ जरा जुल्म ही जुल्म है। तो फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि इन लोगों को संविधान के ऊपर एक शब्द बोलने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप संविधान के शपथ लेकर के सरकार चलाते थे और आप चारा चोरी करते थे, कैद हो चुकी अदालत ने गुनहगार सिद्ध कर दिया। मतलब संविधान का घोर अपमान आपने किया। दूसरा, जब देश 33% विमेन आरक्षण का बिल लेकर के आया तो पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं की पार्टी ने उस बिल को छीन लिया, उसके लीरे लीरे कर दिए और उस दिन हाउस का आखिरी दिन था। उसके बाद 30 साल तक वो लटका रहा। जिन लोगों ने संविधान के साथ, संसदीय प्रणाली के साथ ये खिलवाड़ किया हो, वे राजनीति के लिए इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनकी पहचान में 3 चीजें साफ साफ है। एक, ये सारे लोग घोर सांप्रदायिक है, कम्युनल है, जुबान पर सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, नकाब एक पहनते हैं और डगर डगर पर सांप्रदायिकता के ही खेल खेलते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, ये घोर जातिवादी है, हिंदू समाज की जातियों के बीच टकराव पैदा करना। तीसरा, उनका परिवारवादी है। ये 3 कैरेक्टर कॉमन है इन लोगों के, और इसलिए दूसरा, कांग्रेस के शहजादे, जिसने खुद ने कैबिनेट तो संविधान के द्वारा बनी हुई है, कैबिनेट के निर्णय को जो व्यक्ति पत्रकार परिषद बुला करके उसको फाड़ करके फेंक दे, उसको संविधान के लिए एक शब्द बोलने का हक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोग जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको लेकर के हमारा समय क्यों आप लोग खराब करते हैं? सर, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी को हरा सके, लेकिन दूसरी तरफ आपने 400 पार का नारा पहले दिन से दिया, जो प्रेशर विपक्ष पे तो है ही, खुद पे भी है, पार्टी पे। ऐसे में आज की तारीख में 5वें चरण के बाद आप अपने आप को कहां महसूस करते हैं? आप करीब हैं 400 पार? पहली बात है, मुझे खुशी होती अगर विपक्ष एक हुआ होता तो। स्थिति यह है, एक हुआ ही नहीं है। इंडिया अलायंस बना, उसने एक काम किया, फोटो ऑप का। जी। पहले फोटो में जो लोग थे वो दूसरे में नहीं थे, दूसरे में थे इतने, तीसरे में नहीं थे, और अब तक 4 या 5 फोटो सेशन हुए हैं। लेकिन उनकी संख्या कम होती गई और कैटेगरी भी कम होती गई। टॉप रैंक की लीडरशिप आना बंद कर दिया। दूसरा, पहले यानी इंडिया अलायंस में सबसे वरिष्ठ साथी उनका लेफ्ट है, और उन्होंने वायनाड में जाकर के लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा। और केरल में सबसे ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तू मैं हुई है, अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष एक हुआ है? मैं तो कहता हूं अच्छा होता वो होता, कुछ मुद्दों पर होता, सिद्धांतों पर होता, नहीं हुआ है।
देश के लिए ये चिंता का विषय है कि विपक्ष 1900 से लेकर के 24 और 14 से लेकर के 19 विपक्ष के नाते भी विफल गया है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दों को लेकर के देश के सामने नहीं आया है और आज उनको जो मुसीबत हो रही है उसका कारण भी यही है कि जो विपक्ष के नाते भी फेल हो गए उनको सत्ता में लाकर के क्या फायदा होगा। दूसरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी भी हालत में ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जो आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित कर सके। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देश की जनता ने तय किया है हमें 400 से ज्यादा सीट देना, क्योंकि चुनाव जनता के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उसकी ऑनरशिप जनता ने ली हुई है। मैं तो जो जाता हूं सब जगह पे तो जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाता हूं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूं। चुनाव तो जनता लड़ रही है। अभी मैं पटना में था, मैं तो जा रहा था हमारे साथी जो सुशील जी का स्वर्गवास हुआ उनके परिवार को मिलने के लिए, लेकिन मैं देख रहा था पूरा 8-9 किलोमीटर का रोड शो हो गया। आपको देखने अब वो कोई कारण नहीं था रोड शो होने का, तो जनता ही चुनाव लड़ रही है। आपने आशीर्वाद की बात की। मैंने इस चुनाव में एक शो किया था सियासत के रामपथ, तो मैं अयोध्या से रामेश्वरम तक गई। अयोध्या में मैंने दक्षिण भारतीयों की एक लंबी कतार राम मंदिर के दर्शन के लिए देखी। जब मैं आखिरी में रामेश्वरम तक पहुंची तमिलनाडु तक, तो पूरे 5 राज्यों में दक्षिण के मोदी घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक राष्ट्रव्यापक पार्टी हो गई है और इसका क्रेडिट आपके पास दे एक सकते? दुर्भाग्य है हमारे देश में कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव गढ़ा है और आपकी जनरेशन के पत्रकार भी उसमें फंस गए हैं। कैसा नैरेटिव गढ़ा? ये बीजेपी तो उत्तर भारतीय पार्टी है, बीजेपी तो शहरी पार्टी है, बीजेपी तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, बीजेपी तो महिला विरोधी पार्टी। ये सारी नैरेटिव गढ़ दिए गए पिछले 40-50 साल में। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 30 साल से राज कर रही है। वो हिंदी भाषी है क्या? उत्तर भारतीय है क्या? महाराष्ट्र में हम राज करते हैं, गोवा में हम राज करते हैं, कर्नाटका में हम राज करते हैं, पुडुचेरी में हम राज करते हैं। क्या ये? लेकिन अब चल पड़ी ये फैशन, कोई कहने वाले कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता है। आज भी केरल में और कश्मीर में पंचायतों में, नगर पालिका में, विधानसभाओं में हमारे लोग चुन करके बैठे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में तो है ही है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी है और वो अपनी भूमिका अदा करता है। और जो हम पर आरोप लगते हैं, संसद में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC MLA किसके हैं? बीजेपी के। MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MLA किसके हैं देश में? बीजेपी के। सबसे ज्यादा विमेन MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा किसान MP किसके हैं? बीजेपी के। सबसे ज्यादा ग्रामीण बैकग्राउंड के बीजेपी किसके MP किसके हैं? बीजेपी के। लेकिन एक झूठ नैरेटिव चल रहा है। बिल्कुल सर। उसी नैरेटिव में लगातार नैरेटिव पे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात मंच से बोली कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा और भ्रष्टाचारियों ने जो पैसा लूटा है वो मैं जनता को वापस लौटाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये प्रधानमंत्री जी कि ये संभव कैसे होगा, और जब भी भ्रष्टाचार पर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर से एक नैरेटिव कि ED, CBI उसका आप इस्तेमाल 2014 में मैं देश की जनता से आशीर्वाद इसी मुद्दे पर लेकर आया हूं। भ्रष्टाचार से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। बंद तो पहला मेरा काम था मेरी सरकार को उससे दूर रखना। अभी तक मेरी सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरा मेरा काम था एजेंसी को खुली छूट दे देनी कि भाई कानून नियम से जो होता है आप करते चलो। अब सवाल 2004 से 2014 तक जिन्होंने सरकार चलाई उनको पूछना चाहिए कि ईडी उस समय भी तो था, कानून उस समय भी था, तनख्वाह उस समय भी लेते थे, अफसर उस समय भी बैठे थे, बंगलों गाड़ी सब कुछ था उनके पास, काम क्यों नहीं करते थे भाई? 10 साल में 35 लाख रुपया उन्होंने जब्त किया था।
इस 10 साल में 2200 करोड़ जब्त किया है। अब नोटों के ढेर देख रहे हैं आप। आपने तो जाकर के ईडी को स्पेशल पुरस्कार देना चाहिए, ईडी को फूलमालाएं करनी चाहिए। मुझे बताइए, कोई मान लीजिए ड्रग्स का सामान किसी के पास पहुंच रहा है और किसी पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप उस पुलिस का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई गुनहगार सालों से नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा तो आप सम्मान करें। तो ईडी 2200 करोड़ रुपया चोरों का पकड़ा है, सम्मान करना चाहिए। तो गाली कौन दे रहे हो भाई? उसका मतलब है कि आपको डर है कि आपकी तरफ आ रहा है कुछ, इसलिए गाली दे रहे हैं। आपने कहा आपकी तरफ आ रहा है, तो वैसा ही एक और आरोप लगाया गया उस पार्टी की तरफ से जो खुद को स्वयंभू कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है। इसमें ईमानदार शब्द है, नाम है आम आदमी पार्टी। कहते हैं कि आप लोग ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं और वजह इसकी ये है कि वो ही हैं जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा है कि ऐसी चीजों में अन्ना हजारे जो कहते हैं वो मान लीजिए बस। मुझे बीच में मत डालिए। तो फिर अन्ना हजारे जी का बयान आया है जी, उनको ही, मुझे बचपन मत डालिए। सर ये कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर साहब का जो प्रेम है पाकिस्तान के लिए या भय है या जो भी चीज है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास एटम बम है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि सवाल मणिशंकर जी का नहीं जी, है, पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच यही है। हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे, वो उसके ऊपर क्वेश्चन करे। हमारी सेना एयर स्ट्राइक करे, उस पर क्वेश्चन करे। उनका एक सीनियर व्यक्ति ये कहे कि ये हमारे जो 26/11 हुआ और जो पुलिस के अफसर मारे गए, किसी पाकिस्तानी नहीं मारे, हमारे ही लोगों ने मारे हैं। जी, ये ना आप उनको सर्टिफिकेट देते घूम रहे हो। समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट हुआ, वो कहते हैं हमारे लोगों ने किया। अब जब कांग्रेस के आपको 2 डजन ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएंगे। जी, अब तो पाकिस्तान के लोग भी कांग्रेस के स्टेटमेंट को तारीफ कर रहे हैं, उसको रीट्वीट कर रहे हैं। जी, जी। आपके ऊपर एक और आरोप लगता रहा जो इस तस्वीर के साथ पहले ही झूठा साबित होता है कि आप मीडिया से बात नहीं करते, आप मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देते, जो आप अभी दे रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो मीडिया को इंटरव्यू तो नहीं देते, लेकिन मंच पर बैठकर अखिलेश यादव के साथ चिट चैट करते हैं, वो भी आपके बारे में। ऐसा है, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं उस चीज कौन क्या करता है, मैं कहाँ टाइम खराब करूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं लगातार मिलता हूं, हर विषय पे बात करता हूं, मैं टेलीफोन पर भी बात करता हूं, और मेरे सबसे ज्यादा मित्र और सबसे ज्यादा पत्रकारों को नाम से अगर कोई बुला सकता है तो मैं बुला सकता हूँ। बिल्कुल सर, मैं साक्षी हूं। तो ये जो, लेकिन आप ये ऐसे झूठे नैरेटिव लेकर के आप भी चलते रहते हो, क्या करेंगे? सर एक भविष्यवाणी आपने की थी कि राहुल गांधी वायनाड के बाद एक सेफ सीट ढूंढेंगे, तो आप मानते हैं रायबरेली सेफ है? क्योंकि माताजी ने भी पहली कह बात दिया। यह है कि मैं कोई भविष्यवेत्ता हूं नहीं, नहीं मैं किसी भविष्यवेत्ता को जानता हूं, और नहीं मैंने भविष्यवेत्ता ये साइंस के संबंध में कुछ पढ़ा है। जी, तो मैं इसमें तो कोई जानकार नहीं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीता हूं, तो मुझे पता रहता है कि भाई फलाना पत्रकार आया तो मुझे क्या पूछेगा, मुझे अंदाज रहता ही रहता है, इतने सालों में रहता है। जी, तो वैसे मुझे इन परिवार का भी अंदाज है कि बाएं पैर पहले रखेंगे तो क्या मतलब क्या, और दाहिना पैर पहले रखेंगे क्या मतलब है। जी, मुझे इसकी समझ है। जी, तो मैंने उसी दिन पार्लियामेंट में कहा था कि इनके सीनियर लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये राज्यसभा में आएंगे। तो हुआ वही, मैडम सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ी। मैंने दूसरा कहा था कि अब उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे, अमेठी से, वो वायनाड गए। मैंने ये भी कहा था वायनाड में नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए वायनाड की पोलिंग के बाद वहां के लोगों को अंधेरे में रख करके वो दूसरी सीट की तलाश में है। मैं आज भी कहता हूं वो रायबरेली से भी हारने वाले हैं। आप मुझे बताइए, रायबरेली में कोरोना के दिन याद कीजिए, सबसे कठिन दिन थे। जी, जो परिवार कहता है कि पिछले 50-60 साल से हमारी संपत्ति है, एक व्यक्ति कोविड के समय वहां जाके उनका हाल पूछा था। इशू है, मैं वहां गई थी। बिल्कुल, इतना पूछो ना, जी, फिर आप अपनी संपत्ति की बातें करो। जी, बिल्कुल।
संविधान खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से सत्ता में आए। आपने शुरू में संविधान का जिक्र किया, 2019 में भी वही बात, 2024 में भी वही बात। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, कहते हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई है। क्या मुद्दा विहीन है विपक्ष, आपको लगता है? और संविधान के नाम पर देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के संविधान को मानते हैं क्या लोग? आपको याद होगा जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस ने सिद्धांत और अपने एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन टंडन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पंडित जी को टंडन जी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देता हूं। इतना बड़ा ड्रामा किया, आखिरकार टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, रातों रात उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, फिर उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया और सोनिया जी प्रेसिडेंट बन गई। कांग्रेस पार्टी के संविधान को जो लोग नहीं मानते हैं वो संविधान लेकर के कितना ही नाचे, देश के गले नहीं उतरेगा, कभी भी नहीं उतरेगा। सर, एक चीज समझना चाह रही थी मैं आपके लिए, वही एक नैरेटिव है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन जब आप अरबिक कंट्रीज जाते हैं या दूसरे मुस्लिम देश जाते हैं तो वहां पे जैसा स्वागत सत्कार आपको मिलता है, सर्वोच्च आपको सम्मान मिलता है, तो ये एकदम विरोधाभास है इस बात में। इसको कैसे देखते इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। जी। नंबर 1, जी। मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश में हम सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। भारत का संविधान किसी के प्रति भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। भारत का संविधान किसी से पक्षपात करने की अनुमति नहीं देता है। मेरी पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। उसमें भी मैं एक कदम आगे चला हूं। मेरी जो वेलफेयर स्कीम्स है जी। उसका 100% सैचुरेशन, मतलब घर पाने योग्य लोग हैं 100% मिलना चाहिए। गैस कनेक्शन पाने योग्य हैं 100% मिलना चाहिए। जब मैं 100% देता हूं मतलब सामाजिक न्याय भी करता हूं। जब 100% देता हूं तो अच्छा सेक्युलरिज्म भी करता हूं, कोई भेदभाव है ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूं मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने आप को बिन सांप्रदायिकता के ठेकेदार मानने वाले लोग जो गौर सांप्रदायिक एक्टिविटी करते हैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं। और मैं मुसलमानों को भी समझा रहा हूं कि इन्होंने तो अब 2011-12 में राहुल गांधी ने मुसलमानों को आरक्षण देंगे ऐसा भाषण किया। बिल्कुल। अब मुसलमानों ने सोचना चाहिए कि ये 12 में भाषण कर रहा था, अभी भी कर रहा है, तो हम तो मूर्ख बनते जा रहे हैं, ये बोलते जा रहे हैं और हम मानते हैं ये हमारे बड़े हितैषी है। दूसरा, दुनिया मानती है कि सेकुलर है। जी। ये गौर कम्युनल है। अब हिंदुस्तान को इनको जानने की जरूरत है। और इनमें 3 क्वालिटी है जो मैंने पहले से ही बताया। 3 क्वालिटी तो नहीं कह सकता, 3 अवगुण है। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। जहां तक मोदी का सवाल है, हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान हमको जो कहता है, लेकिन अपीजमेंट के पक्ष में हम नहीं है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। राइट। ये अपीजमेंट कर करके आप सेकुलर नहीं बन सकते हो। राइट। सेकुलर बनना है तो सबको समानता से सेकुलर बन सकते हो। ये वो नहीं करते हैं। अब कर्नाटका में रातों रात उन्होंने ओबीसी के जो आरक्षण था उसको लूट लिया और मुसलमानों को दे दिया। मैं उसका विरोध करता हूं। जब मनमोहन सिंह जी मैं उस मीटिंग में मौजूद था जी। वो कह रहे संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमान का है। मैं कहता हूं संपत्ति का पहला अधिकार देश के गरीब का है। मैं धर्म के आधार की राजनीति का विरोध करता हूं। राइट। इसके लिए मुझे धर्म का नाम देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म के विरुद्ध में हूं या उस समाज के विरुद्ध में। जी। लेकिन ये लोगों ने इतना पाप किया है कि मुझे खुल करके बोलना पड़ रहा है
उनके खिलाफ मुझे बहुत कुछ कहने की मेरे पास मसाला है जी। राइट। उन्होंने इतना अन्याय किया है इस देश को, और देश को पता चलना चाहिए। लेकिन आपने कहा अपीसमेंट टू नन, और मुस्लिमों के आरक्षण की बात होती है, इसीलिए आपने मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो बताया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, मेरा और वो यही कहते हैं कहना कि आप है डन कि आप भारत के संविधान सभा जो हुई उसमें जो डिबेट हुई है, बाबा साहब आम्बेडकर भी और पंडित नेहरू समेत सबने कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये संविधान सभा ने निर्णय किया हुआ है। आज आप धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे कर सकते हो? मैं मुसलमान को आरक्षण देना न देना मेरा मुद्दा ही नहीं है। जी। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। राइट सर, आपकी व्यस्तता समझते हुए बस आखिरी सवाल आपसे कि 2014 में जो चुनाव था वो मोदी के प्रति एक उम्मीद का चुनाव था, जो 2019 आते आते वो चुनाव विश्वास में बदल गया। तो 2024 में जनता को मोदी से क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करनी चाहिए, और साथ में आपका जो 125 दिन का रोड मैप है उसको समझना चाहेंगे। दो चीजें हैं। एक, जब आपकी नीयत साफ होती है, नीयत में कोई खोट नहीं होती है, तो आपको जनता के सामने कोई सफाई देने के लिए चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि 10 साल के अनुभव के बाद देश की जनता को इस सरकार के प्रति भरोसा है, लेकिन मैं उस भरोसे को एक डिग्री ऊपर लेकर के ओनरशिप लेना चाहता हूं। और ओनरशिप के रूप में मैंने कहा कि ये मेरी गारंटी है, ये करूंगा मतलब मोदी की गारंटी है। और जब कोई गारंटी कहता है तो ये शब्द नहीं है, ओनरशिप है। बिल्कुल। मैं इसका मतलब कि मैं जवाबदेह हूं। देश मुझसे पूछ सकता है कि भाई मोदी तुमने कहा था क्यों नहीं हो रहा? तो इतना रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होनी चाहिए, तब जाकर के देश उसके साथ चलता है। जहां तक 125 दिन का सवाल है, मैंने 2047 तक का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। उसमें 5 साल पर काम शुरू हुआ है, फिर उसमें से 1 साल पे हुआ है, और उसमें से 100 दिन, और अब मैंने युवाओं के लिए जोड़ करके 125 दिन। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। दो बेहद खास बातें यहाँ पर कही कि जब गारंटी शब्द कहा जाता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक भावना है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, और उसका निर्वहन करते हुए 400 पार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए के परिवार के साथ। और एक और बेहद खास बात कि वो 100 दिन में 25 दिन युवाओं के नाम है। जाहिर है, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे की बात आप करते हैं।